हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसे आप जानते हो, वी आर रनिंग वन रिवीजन सीरीज जहाँ पे हम एंटायरली इन्वायरमेंट का स्टैटिक पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हमने बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एक्ट्स एंड पॉलिसीज, पोल्यूशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये 5 लेसन कवर कर लिए हैं। ऑलमोस्ट हमारा 90% जो है सिलेबस कंप्लीट कर लिया है हमने। अगर जिसने नहीं देखा होगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप जो है वहाँ से जाके रेफर करके जो है इस पोर्शन को कवर कर सकते हो। सो आज का डिस्कशन जो रहेगा वो रहेगा कन्वेंशन पे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ना किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक बैकग्राउंड जान लेंगे कि क्यों कन्वेंशन लाए गए या क्या हिस्ट्री थी उसकी। उसके बाद जो डिफरेंट कन्वेंशन है, जैसे कि स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में जानेंगे। देन स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद उसके बीच में जो बॉडीज बनी है, ठीक है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद उनकी जो कॉप की सबमिट होती है, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की सबमिट होती है। ठीक है, ये यहाँ पे जितने भी सबमिट दिए हैं, ठीक है, ये सारे हम कवर करेंगे उसके साथ, जैसे कि यहाँ पे डिटेल दिया है। उनके बाद उनके अंडर में कौन से ऑर्गेनाइजेशन बनी, जैसे कि यूएनसीसीडी का फॉर्मेशन, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का फॉर्मेशन, ठीक है, यूएन एफटीएफएलसी का फॉर्मेशन, ठीक है, इस तरीके से सारा कवर करेंगे। उसके बाद हम जो हमारा सबसे मेन है क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में जानेंगे। देन इस तरीके से पूरा जो है डिटेल डिस्कशन रहेगा। उसके साथ कुछ बाद में लास्ट में हम कुछ नेचर रिलेटेड कंजर्वेशन मेजर्स जो लिए गए हैं गवर्नमेंट थ्रू, ठीक है, जैसे कि रामसर साइट के बारे में जानना, साइट्स जिससे हम मेनली इंडेंजर स्पीशीज के प्रोटेक्शन के लिए वगैरह यूज होता है, ठीक है, मतलब कन्वेंशन है। ठीक है, उसके बाद ट्रैफिक कन्वेंशन हो गया, मतलब ट्रैफिक के बारे में जानेंगे, बोन कन्वेंशन, आईयूसीएन के बारे में, कुछ हजार्डस मटेरियल रिलेटेड जो कन्वेंशन है वो भी हम कवर कर लेंगे। एंड फाइनली वी विल कंक्लूड टूवर्ड द लास्ट पॉइंट, जहाँ पे हम एटमॉस्फेयर रिलेटेड जो भी कन्वेंशन है वो हम कवर कर लेंगे। सो ये है सारा बेसिक जो इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो आपको एक बैकग्राउंड बता देती हूँ। तो देखो क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने लगा ना, ठीक है, जैसे हम जानते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अभी के जो डेवलप कंट्रीज है वहीं से स्टार्ट हुआ। ठीक है, इंडस्ट्री डेवलप होने लगी, उसके साथ साथ बहुत सारा जो है पोल्यूशन भी आने लगा, ठीक है, पोल्यूशन इमिट होने लगा। तो उस टाइम पे ना, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने लगा, उस टाइम पे किसी का उतना ध्यान नहीं था कि दैट वी शुड टेक सर्टन मेजर कि किस तरीके से पोल्यूशन हम कम कर पाए। पर 1962 में ना एक बुक लिखी गई थी, ठीक है, साइलेंट स्प्रिंग करके। तो वहाँ पे ना सबसे पहले इन्वायरमेंट पोल्यूशन रिलेटेड जो है मेजर्स लेने की पहली बात की गई थी, ठीक है, उस ऑथर ने। और ये बुक, ऐसा कहा जाता है कि ये बुक ना एक कैटलिस्ट जैसे एक्ट की, ठीक है, जिसने मोटिवेट किया कि एक इन्वायरमेंट रिलेटेड जो है मेजर्स लाना चाहिए ग्लोबल लेवल पे। और उसकी वजह से ना 1972 में सबसे पहले एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, जहाँ पे पहली बार इन्वायरमेंट पोल्यूशन रिलेटेड जो है कुछ मेजर्स लिए जाए, इस तरीके से बातचीत की गई थी। ठीक है, तो ये हो गया एक बेसिक ओवरव्यू। और सेकेंड चीज ऐसी है, देखो अभी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है डेवलप और डेवलपिंग कंट्री के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं रिगार्डिंग वन पॉइंट, जहाँ पे क्लाइमेटिक इक्वलिटी आ जाती है। इसका मतलब ये है कि देखो, डेवलप कंट्री जो है अभी उनके पास पैसा तो है, ठीक है, उसके साथ साथ अभी उनके पास उन्होंने जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह करके पोल्यूशन जो है इन्वायरमेंट में जो है इमिट कर लिया है, ठीक है। अभी वो इतने डेवलप हो गए हैं कि उनको अभी जो है पोल्यूशन डिक्रीज करने के मेजर्स पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं अभी डेवलपिंग कंट्रीज को कि आप भी जो है पोल्यूशन डिक्रीज करने के मेजर्स करो, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप करने से बहुत पोल्यूशन होता है, तो उसको जो है बनाना या, ठीक है, उसको इस्टेब्लिश करना थोड़ा बहुत कम कर देना चाहिए। पर डेवलपिंग कंट्री ऐसी बोल रही है, देखो हमारे पास तो पहले पैसा नहीं है, हम डेवलप होना चाहते हैं, और इंडस्ट्री वगैरह बनाना उसका मेजर पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको, दैट इज डेवलप कंट्री को मेजर जो है ध्यान देना चाहिए फॉर डिक्रीजिंग द पोल्यूशन। तो देखो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, तो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जैसे मैंने अभी इसी स्लाइड में कहा था कि एक ऐसी फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे इन्वायरमेंट पोल्यूशन रिलेटेड कुछ मेजर्स लेना चाहिए, ऐसा जो है ग्लोबली साथ में लीडर्स आकर उन्होंने सबने डिस्कस किया था, ठीक है। और इस कॉन्फ्रेंस या इस डिक्लेरेशन को ना डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट भी कहा जाता है। ये 5 जून को हेल्ड हुई थी फर्स्ट टाइम कॉन्फ्रेंस, दैट्स वाई 5 जून हर साल एज अ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ था या स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें 3 प्रिंसिपल को या 3 पॉइंट को पहले बार कंसिडर किया गया था। उनमें से पहला है कि पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा कि जो भी पोल्यूशन करेगा वही जो है कॉस्ट उसकी बियर करेगा। सेकेंड है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, जिसका मीनिंग ये है कि
प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है गवर्नमेंट को लेने चाहिए, ठीक है। पोल्यूशन करने के बाद मेजर्स लेने से अच्छा पोल्यूशन होने से पहले ही जो है प्रिकॉशन कुछ हमें लेने चाहिए, ठीक है। तो वियना कन्वेंशन जो है उसी के रिलेटेड फर्स्ट ऐसी मतलब इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने वाली फर्स्ट ऐसी ट्रीटी है, ठीक है। अभी वियना कन्वेंशन क्या होता है उसकी डिटेल हम कुछ स्लाइड में जानेंगे ही, ठीक है। उसके बाद ना 20 साल बाद, ऑलमोस्ट 20 ईयर बाद, ये ना 1972 में हुआ था, ठीक है। उसके ऑलमोस्ट 20 साल बाद ना यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम दैट इज यूएनईपी का फॉर्मेशन हुआ। अब जानते हैं यूएनईपी, ठीक है। तो अब जानते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में, ठीक है, जो 1992 में हुआ था, ठीक है। तो ये ना एक एजेंसी है अंडर द यूनाइटेड नेशन, यूएनईपी, और उसके साथ साथ ना एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलके IPCC, ठीक है, इसको फॉर्म किया, दैट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल है ये, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन अ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन इन दोनों ने मिलकर किया, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो यूएनईपी है, इट इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है। एंड इसकी जो अगर गवर्निंग बॉडी देखी जाए तो वो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली, ठीक है। इसको यूनिवर्सल रेटिफाई किया गया है एंड अराउंड 193 नेशन कंट्रीज है इसमें। और यूएनईपी जो है इट इज वन ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ अ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी एज वेल एज अ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या होता है कुछ स्लाइड में हम जानेंगे, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे जैसे आईपीसी डिस्कस किया था, आईपीसीसी, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जो बॉडी है ना बेसिकली कुछ स्पेशल रिपोर्ट वगैरह ये पब्लिश करती है, ठीक है, रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। एंड ये खुद का रिसर्च नहीं करती, ये बात याद रखना, इट डजंट कंडक्ट एनी रिसर्च बाय इट्स ओन एंड इट डज नॉट मॉनिटर एनी टाइप ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड डाटा। तो ये खुद से रिसर्च ना करते हुए बाकी से जो है कंटेंट उठा के अपने जो है रिपोर्ट पब्लिश करती है, ठीक है। तो ये हो गया आईपीसीसी के बारे में। और ये जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है ना, ये ना इट प्रोवाइड अ सेक्रेटेरिएट टू दिस ट्रीटीज, ठीक है, सीबीडी को, सिटीज को, सीएमएस, ठीक है, वियना मिनामाटा बेसल कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन और रोटरडाम कन्वेंशन, ठीक है। तो इन सबको जो है ये सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हो गया यूएनईपी के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। अभी ये सारे जो जिसको सेक्रेटरी प्रोवाइड करता है ना उसका भी डिटेल मैंने जैसे बोला कि अभी कुछ स्लाइड्स में हम डिस्कस करने ही वाले हैं, ठीक है। तो देखो जैसे हमें पता है कि कोई भी जो कन्वेंशन होता है या कोई भी बॉडीज होती है उसकी ना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है। तो ठीक है, तो सबसे पहले स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जैसे बोला 1972 में हुई थी। उसके बाद इन्वायरमेंट रिलेटेड जो कन्वेंशन है, ठीक है, उसके रिलेटेड और एक मीटिंग हुई थी 1982 में नैरोबी में, ठीक है, जहाँ पे ब्रडलैंड कमीशन का फॉर्मेशन किया गया था। उसके साथ साथ कुछ रिपोर्ट आई थी जिसका हेडिंग था अवर कॉमन फ्यूचर। उसके बाद सबसे मेन इम्पोर्टेंट कहा जाता है रियो समिट को, जिसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं, 1992 में हुई थी। और इसका डिटेल इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है, इसके अंडर में क्या क्या फॉर्म हुआ था। उसके बाद हुई थी एक रियो कन्वेंशन, फिर से हुई थी जोहानिसबर्ग में, ठीक है। यहाँ पे एमडीजीज दैट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को जो है फर्स्ट टाइम लाया गया था। उसके बाद रियो 20 दैट इज रियो में 2012 में एक ये हुई थी कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे एसडीजी सबसे पहले जो है इस कॉन्फ्रेंस से हमने बोल सकते हैं इट बॉर्न फ्रॉम दिस कॉन्फ्रेंस दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और इसी में ना डबलिन प्रिंसिपल जो वाटर रिलेटेड है, ठीक है, उसको भी डिस्कस किया गया था। एंड एक पार्टनरशिप एक्शन ऑन अ ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है, बाय 5 यूनियन बॉडीज, ये भी इसमें डिस्कस किया गया था। एंड लास्ट में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 2022 में, ठीक है। तो ये हो गया कुछ एक टाइमलाइन कॉन्फ्रेंस का, ठीक है। और उसके बारे में हम जो है डिटेल अभी जानते हैं। तो सबसे पहले जैसे बोला 1992 में एक अर्थ समिट हुई थी जिसे हम बोलते हैं यूएनसीईडी, 1992 में हुई थी, ठीक है। इसमें ना बेसिकली 3 जो है डॉक्यूमेंट रिलीज किए गए थे। सबसे पहला है रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एज वेल एज अ पॉलिटरी प्रिंसिपल को इंक्लूड किया गया था, ठीक है। ये क्या होता है हमने 2 स्लाइड पहले ही देखा था, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि पॉलिटरी प्रिंसिपल एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, ठीक है। तो जब 1992 की समिट हुई थी इसको भी इस प्रोविजन में ऐड किया गया था, ठीक है, रियो डिक्लेरेशन में। सेकंड था एजेंडा 2021, ठीक है, एजेंडा 21। अब इसमें क्या है कि नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान है, ठीक है, रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद फॉरेस्ट प्रिंसिपल को डिस्कस किया था, ये भी नॉन बाइंडिंग है। और एक मॉन्ट्रियल प्रोसेस जो मेनली कंजर्वेशन ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ टेम्परेट एंड बोरियल फॉरेस्ट, ठीक है, इस पे वर्क किया था। इसी प्रिंसिपल का ये रिजल्ट है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ डॉक्यूमेंट जो अर्थ समिट में 1992 में रिलीज किए गए थे। उसके बाद कुछ लैंडमार्क एग्रीमेंट भी हुए थे, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट वन है कि इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए इस समिट का तो ये है कियोटो
प्रोटोकॉल, ठीक है। एंड क्योटो प्रोटोकॉल जैसे हमें पता है बाद में पेरिस एग्रीमेंट को लीड करता है, सो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके साथ साथ इसी समिट के टाइम पे कुछ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट भी साइन किए गए थे, ठीक है। वो था कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, दैट इज CBD। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। एंड लास्ट में एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट को भी जो है लाया गया था, वो है UNFCCC, ठीक है। अब जानते हैं एजेंडा 21। जैसे मैंने यहाँ पे एक बार बोला था एजेंडा 21, इसका बस डिटेल हम जान लेते हैं, ठीक है। ये एक नॉन बाइंडिंग प्लान है यूनाइटेड नेशन विच इज मेनली रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे 21 जो है दैट इंडिकेट्स द 21st सेंचुरी, एंड यहाँ पे इसका मेजर एम है कि टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। एंड अभी जैसे हमें पता है हम फिलहाल तो है, पहले तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आए थे, उसके बाद SDG आए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, जो अभी चल रहा है। और ये जो प्रोग्राम है एजेंडा 2021, ठीक है, इसके भी गोल्स को इसी के अंडर में ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे कुछ बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ था, तो सबसे पहले हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन अ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो देखो नाम से समझ में आ रहा है, इट मेनली डील्स विथ द डेजर्टिफिकेशन इशू। इसको जो इफेक्ट है इसको मिटिगेट करने के लिए जो है प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं, ठीक है। ये एक ऐसी ओनली इंटरनेशनल ट्रीटी है जो लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क बनाती है टू एड्रेस द इशू ऑफ अ डेजर्टिफिकेशन। ऑल UN मेंबर ने इनको इसको रेटिफाई किया है, और यहाँ पे बेसिकली फोकस ऑन डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड अ ड्रॉट, ठीक है। तो ये इस पे फोकस किया जाता है। ये होगा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। उसके बाद है कन्वेंशन ऑन अ बायोडाइवर्सिटी, सॉरी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, जिसको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल कन्वेंशन भी कहा जाता है, ठीक है। इंडिया ने इसको रेटिफाई कर दिया है, और इसी के बाद, ठीक है, इस कन्वेंशन आने के बाद ही इंडिया ने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट लाया था 2002 में। इसी के अंडर में ना कुछ तीन लीगली बाइंडिंग गोल्स है। सबसे पहला है कि कंजर्व किया जाए बायोडाइवर्सिटी को, सेकंड है कि सस्टेनेबल यूज हो किया जाए ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंड थर्ड प्रिंसिपल यहाँ पे आ जाता है शेयरिंग बेनिफिट इन अ इक्विटेबल वे, ठीक है। तो ये हो गया इसके अंडर में। और इसी के अंडर में ना दो प्रोटोकॉल्स आते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल से। सबसे पहला है कार्टिनिना प्रोटोकॉल ऑन अ बायोसेफ्टी, ठीक है। तो ये मेनली डील करता है सेफ ट्रांसफर, हैंडलिंग एंड यूज ऑफ अ लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म का पूरा ट्रांसफर, हैंडलिंग एंड यूज से रिलेटेड जो वर्क रहेगा इसी के अंडर में आता है। इसके अंडर में ना और दो एग्रीमेंट है। सबसे पहला है कि एडवांस इन्फॉर्म एग्रीमेंट, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा कि अगर किसी भी टाइप का LMO का ट्रांसफर वगैरह कर रहा है या उनका इंट्रोडक्शन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में किया जा रहा है, तो पहले ही एडवांस में जो है आप बता देना चाहिए, ठीक है, उस स्टेट में या उस गवर्नमेंट को, ठीक है। जैसे कि इंडिया में जो है बायोसेफ्टी क्लियरेंस हाउस है, ठीक है, इनसे कम्युनिकेट किया जाता है बिफोर टेकिंग सच मेजर्स रिलेटेड टू लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड एग्रीमेंट है एग्रीमेंट ऑन अ LMO, ठीक है, जहाँ पे फूड और फीड और प्रोसेसिंग इस प्रिंसिपल को डील किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि LMOs जो होता है, ठीक है, लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, वो किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है, फूड के लिए, फूड और फॉर द प्रोसेसिंग, इस एग्रीमेंट के अंडर आता है, ठीक है। और एक बात याद रखना, यहाँ पे ना फार्मास्यूटिकल LMOs, ठीक है, फार्मास्यूटिकल लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म को एक्सक्लूड किया गया है अंडर द कार्टिगिना प्रोटोकॉल। उसके बाद है नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या डील करता है, इट मेनली डील टू एक्सेस जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है, जेनेटिक रिसोर्सेज फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग किया जाए उनका, इस प्रिंसिपल से वो डील करता है, ठीक है। इसके अंडर में एक्सेस, बेनिफिट शेयरिंग एंड कंप्लायंस, ठीक है, ये तीन टाइप के ऑब्लिगेशंस आते हैं, लीगली बाइंडिंग है। एंड यहाँ पे ना जो भी पार्टीज होती है दे डिसाइड नॉट टू इंक्लूड अ ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इंसानों का जेनेटिक मटेरियल को जो है इसमें कवर किया नहीं गया है, ठीक है। तो ये हो गया नागोया प्रोटोकॉल के बारे में, ठीक है। तो ये याद रखना, CBD के अंडर में आता है कार्टेगिना प्रोटोकॉल एंड नागोया प्रोटोकॉल। कार्टेगिना प्रोटोकॉल डील करता है लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म का हैंडलिंग, ट्रांसफर एंड यूजेस को, और नागोया प्रोटोकॉल बेसिकली डील करता है जेनेटिक रिसोर्सेज का फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग को, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज सो थर्ड वन इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन अ क्लाइमेट चेंज, दैट इज UNFCCC, ठीक है। इट इज अंडर द एजेस ऑफ UN, एंड बेसिकली अगर देखा जाए ये डील करता है कि एक लीग मतलब एक बाइंडिंग लिमिट सेट की जाए ऑन अ ग्रीन हाउस गैसेस यूजेस, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि ये जो है कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये लीगली बाइंडिंग है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ये भी लीगली बाइंडिंग है, पर ये जो है
UNFCCC ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये पॉइंट याद रखो। सो लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन लाना डेवलप कंट्री पे कि वो जो है ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम कर पाए, इसलिए ना जब एक इसी की कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी UNFCCC की, तो उस टाइम पे ना क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के बाद पेरिस एग्रीमेंट एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि मैं अभी बताती हूँ। देखो यहाँ पे जब UNFCCC की कुछ कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स या स्टेप लिए गए थे। तो सबसे पहले था क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में देखो यहाँ पे हम सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? मेनली इसको इंडिया ने भी रेटिफाई किया है। ऑब्वियसली इट मेनली डील्स कि ग्लोबल वार्मिंग को फाइट करने के लिए हमें जो ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर से, उसको कम कर पाए। ठीक है, यही इसका मेजर एम है। ठीक है, अभी यहाँ पे कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस को जो है कवर किया गया है, तो ये सारी गैसेस जो है क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर में आती है। ठीक है, CO2, CH4, N2O, SF6, HF6 एंड TFC। ठीक है, तो ये सारे गैसेस जो है क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर में आते हैं। एंड US ने जो है, यूनाइटेड नेशन, उन्होंने कभी भी जो है इस क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाई नहीं किया है। ठीक है, और ये जो है ना प्रोटोकॉल, ये मेनली इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि देखो, सबको कॉमनली तो अभी जो पोल्यूशन है या ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है, उसके लिए तो रिड्यूस करने के लिए मेजर्स लेने हैं, पर सारे कंट्री के लिए ये जो मेजर्स लिए जाएंगे या जो एफर्ट्स लिए जाएंगे वो सिमिलर नहीं रहेंगे। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि डेवलप कंट्रीज ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब उन्होंने किया, या जब वो डेवलप बनने लगी, ठीक है, धीरे धीरे, तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का इमिशन किया। ठीक है, सो दे आर हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन इन द एटमॉस्फेयर। सो उनको जो है डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए, या ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द अदर डेवलपिंग कंट्रीज और लेस डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो ये आ जाता है कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। ये जो प्रोटोकॉल है ना, इसी के अंडर में ना कुछ ऐसे बाइंडिंग टारगेट्स जो है वो कंट्रीज को दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए ना 3 टाइप के मैकेनिज्म्स हैं। तो सबसे पहला है कि जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सारे कंट्रीज को अपना अपना टारगेट रहेगा। तो सपोज कंट्री एक ए है एंड कंट्री नंबर बी है। ठीक है, तो ये दोनों जो है इम्प्लीमेंट करेंगे इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स को बिटवीन द टू कंट्री। ये कंट्री सपोज इनको टेक्नोलॉजी या फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसी के बिहाफ में ये जो सेकेंड कंट्री रहेगी, ठीक है, इमिशन प्रोजेक्ट अपने कंट्री में रन करेगी। एंड अगर यहाँ पे रिडक्शन, मतलब यहाँ पे जब रिडक्शन होगा ग्रीन हाउस गैसेस का, तो ये जो है इस कंट्री को एक इमिशन रिडक्शन यूनिट जो है इसका सर्टिफिकेट दे देंगी। ठीक है, तो ये हो गया, एक का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना और दूसरे का जो है उसी के बिहाफ में जो इमिशन रिडक्शन यूनिट का कलेक्ट करना। ठीक है, तो ये हो गया जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। सेकंड है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, एक एडवांस कंट्री रहेंगी और दूसरी जो है डेवलपिंग कंट्री के स्टेज में रहेंगे। ठीक है, ये उसी टाइप का मैकेनिज्म रहेगा ऑलमोस्ट, पर यहाँ पे क्या है, टू इम्प्लीमेंट द इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट बिटवीन दोज कंट्रीज। यहाँ पे एक कंट्री देंगी टेक्नोलॉजी और फाइनेंस, और यहाँ पे इमिशन प्रोजेक्ट रन किया जाएगा डेवलपिंग कंट्री में, और रिडक्शन वगैरह होने के बाद ये जो कंट्री है इनको देगी एक सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। ठीक है, तो ये हो गया क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। और थर्ड इज इमिशन रिडक्शन, इमिशन ट्रेडिंग। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, सिस्टम टू सेल एंड बाय अ असाइन अमाउंट यूनिट। ठीक है, अमंग द एडवांस कंट्री टू अचीव द रिडक्शन टारगेट। ठीक है, ये दोनों एडवांस कंट्री के बीच रहेगा, तो अचीव जो भी टारगेट होता है, ठीक है, रिडक्शन टारगेट, उसको अचीव करने के लिए एक असाइन अमाउंट यूनिट को जो है इधर उधर ट्रांसफर किया जाएगा, जिसका सबसे एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कार्बन ट्रेडिंग वगैरह। ठीक है, तो ये आ गया इमिशन ट्रेडिंग केस में। उसके बाद तो ये देखो, क्योटो प्रोटोकॉल एक सबसे इंपॉर्टेंट वाला कॉप हो जाती है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है, जिसके जो रूल्स थे, या मतलब जो फॉर्म हुआ था, ठीक है, इसके अंडर में हमने सारा डिस्कस कर लिया। उसके बाद भी ना जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने लगी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बाली में हुई थी जहाँ पे एडॉप्शन फंड को जो है लाया गया था। ठीक है, माराकश में एडॉप्शन फंड का क्रिएशन किया गया था, पर लॉन्च हुआ था बाली में। अब एडॉप्शन फंड क्या होता है, मेन इसमें क्या किया जाता है, फाइनेंस किया जाता है एडॉप्शन प्रोजेक्ट को इन अ डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, जो मेनली वनरेबल होती है क्लाइमेट चेंज को। ठीक है, उसके बाद कोपेनहेगन रिकॉर्ड लाया था। ठीक है, नॉन बाइंडिंग कुछ जो है मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश करने का यहाँ पे डिसाइड किया था। ठीक है, दैट इज उनका गोल था कि अराउंड इतना $1 बिलियन जो है खर्च किया जाएगा बाय द डेवलप कंट्रीज
कि वो जो है डेवलपिंग कंट्रीज में प्रोजेक्ट्स लाने के लिए, उसके साथ साथ ग्रीन हाउस गैस को डिक्रीज करने के लिए मेजर्स लेने के लिए, ठीक है, इतने पैसे का जो है खर्च किया जाएगा, ऐसे यहाँ पे गोल डिस्कस किया था। उसके बाद ना COP16 हुई थी, ठीक है, उसमें ना एक ग्रीन क्लाइमेट फंड का इस्टेब्लिश किया था जो मेनली सपोर्ट करेगा प्रोजेक्ट्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज। एंड यहाँ पे एक क्लाइमेट टेक सेंटर नेटवर्क जो मेनली एक UN CCC का टेक रिलेटेड नेटवर्क है, ठीक है, या टेक रिलेटेड मैकेनिज्म है, उसका भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है। उसके बाद ना सबसे पहले ऑफिशियल एंट्री हुई थी REDD की, दैट इज REDD, दैट इज इसका फुल फॉर्म है रिडक्शन इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है, इसका भी जो है फॉर्मेशन किया गया था। तो ये हो गया कुछ पॉइंट COP16 का। उसके बाद ना सबसे इंपॉर्टेंट वाला एक आ जाता है वॉर्सा, ठीक है, जहाँ पे वॉर्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म एंड ऑन लॉस एंड डैमेज, ठीक है, इसको डिस्कस किया था। अभी लॉस एंड डैमेज क्या होता है, देखो, ये बेसिकली क्या होता है, इट मेनली रेफर टू द इम्पैक्ट जो क्लाइमेट चेंज से हुआ है, ठीक है, जिसको हम जो है अभी मिटिगेट नहीं कर सकते हैं, उसके साथ साथ जो है अडेप्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है, ये हो गया लॉस एंड डैमेज, ठीक है। और उसके बाद इम्पोर्टेंट वन आ जाता है पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, जहाँ पे मेनली सबसे पहले डिस्कस किया था कि एक जो है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को जो है सारी कंट्रीज जो है फिक्स करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ना एक ग्लोबल स्टॉक टेक के बारे में भी डिस्कस किया था, जहाँ का मीनिंग ये है कि ये मेनली एक 5 साल का रिव्यू रहेगा कि किस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एक्शन लिए गए हैं कंट्रीज द्वारा, ठीक है, उसका एक प्रॉपर ओवरव्यू देगा, ठीक है, जिसको ग्लोबल स्टॉक टेक बोलते हैं। और इसी के बीच में सबसे, हाँ, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो आपको याद रखने चाहिए। उसके बाद ना इसमें एक जो है एम गोल डिसाइड किया गया था कि कॉम्बैट करें, हमें ऑब्वियसली कॉम्बैट करना है क्लाइमेट चेंज को, और लिमिट, इसलिए हमें लिमिट करना पड़ेगा जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल विद एन एम्बिशन कि अब जो है हम लिमिट करने वार्मिंग अराउंड 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये एक पॉइंट पेरिस एग्रीमेंट में डिस्कस किया था। अब उसके बाद भी अभी करंट में अगर देखा जाए तो 2023 में दुबई UAE में हुई थी, और 22 में अगर देखा जाए तो यस, पहले 22 में हुई थी, देन ऑब्वियसली 22 में पहले हुई थी, देन 23 में हुई थी। और इसमें भी कुछ जो है प्लान्स डिस्कस किए गए थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ ऐसा मेजर इनिशिएटिव नहीं था, पर उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो याद रखना चाहिए हमें वो है मैंग्रोव अलायंस का फॉर्मेशन, ठीक है, वो जो पार्टनरशिप विद इंडिया के साथ साइन किया था। एंड इंडिया ने भी कुछ जो है एक उनके लॉन्ग टर्म इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को भी जो है उस टाइम पे डिस्कस किया था, ठीक है। एंड एक G7 जो कंट्रीज है उन्होंने एक ग्लोबल शील्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटी को भी इस्टेब्लिश किया था फॉर द कंट्रीज जो करंटली सफर करी है क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स से, ठीक है। उसके बाद दुबई में जो हुआ था 2023 में, वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा जो है लॉस एंड डैमेज फंड का जो है उसका हम बोल सकते हैं प्लेज किया था कि इतना जो $1 मिलियन है वो इन्वेस्ट किया जाएगा। उसके बाद इंडिया ने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे, जैसे है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव जो मेनली इशू करेगा क्रेडिट ऑन इको फ्रेंडली एक्शंस। उसके बाद लीड IT 2.0, ठीक है, फेयर इंडस्ट्रियल ट्रांजेक्शन एंड लो कार्बन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे डिस्कस, मतलब ये वाला जो है मेजर इसका एम है, ठीक है। उसके बाद है ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस का भी फॉर्मेशन जो है इंडिया ने लिया था, जो प्रमोट करेगा सस्टेनेबल रिवर डेवलपमेंट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना वगैरह। उसके बाद है कॉर्ड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप, ठीक है, जो मेनली वर्क करेगा फॉर इन्हांसिंग द लोकल एज वेल एज द रीजनल सस्टेनेबिलिटी एफर्ट, ठीक है। तो ये हो गया सारा जो COP28 में इंडिया ने डिस्कस किया था। एंड देन बाद में 29 जो COP हुई थी वो अजरबैजान 2014 में हुई थी, सॉरी 24 में हुई थी, 2024 में, ठीक है। तो इसका मेजर की अगर देखा जाए तो अराउंड 300 मिलियन एनुअल क्लाइमेट फाइनेंस जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसे यहाँ पे बोला है। उसके बाद कुछ एग्रीमेंट भी साइन की गई थी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है, कार्बन मार्केट में। एंड एक्सटेंड किया गया था लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर। उसके साथ साथ कुछ न्यू इनिशिएटिव्स यहाँ पे और एक है, ठीक है, अराउंड 30 कंट्रीज जो है उन्होंने रिड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट डिक्लेरेशन इसको भी साइन किया था, पर इंडिया जो है इसकी सिग्नेटरी नहीं है, ये बात याद रखो, ठीक है। कुछ न्यू इनिशिएटिव अगर देखा जाए तो ये सारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे, ठीक है, जैसे कि बाकू वर्क प्लान ऑन फैसिलिटिंग वर्किंग ग्रुप, ठीक है, क्लाइमेट एंड हेल्थ कोएलिशन वगैरह, ठीक है, एक बार आप देख लो, ये सारा जो है कुछ न्यू इनिशिएटिव लिए गए थे। और COP30 जो अब होगी वो ब्राजील में होगी, ठीक है, 2025 की।
अब देखते हैं कुछ नेचर रिलेटेड कन्वेंशन। तो सबसे पहला है हमारा रामसर कन्वेंशन, ठीक है। आई थिंक जब मैंने वेटलैंड पढ़ाया था उस टाइम पे भी मैंने ये डिस्कस किया था, पर अब फिर से एक बार हम देख लेते हैं। रामसर कन्वेंशन एक ऐसी ग्लोबल इंटरनेशनल ट्रीटी है जो मेनली डील करती है कि हम जो है वेटलैंड को है प्रॉपरली स्टेट में रखें, ठीक है। रामसर का मेजर एम अगर देखा जाए दैट इज वाइस यूज ऑफ अ वेटलैंड, ठीक है। 3 पिलर पे लाई करता है, वाइस यूज ऑफ वेटलैंड, इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड अ रामसर लिस्ट, ठीक है। हेडक्वार्टर अगर देखा जाए तो इट हैज हेडक्वार्टर ऑफ अ IUCN स्विट्जरलैंड में। एंड मैक्सिमम रामसर साइट अगर देखा जाए इंडिया वर्ल्ड में तो यूके में है। आप कमेंट में जरूर बताना कि इंडिया में कितने रामसर साइट है, ठीक है। और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड भी इसके अंडर में आता है, दैट इज इस टाइप के वेटलैंड्स को यहाँ पे लिस्ट डाउन किया जाता है जहाँ पे मतलब उन वेटलैंड में अभी नीड है कि हम जो है कुछ कंजर्वेशन एफर्ट लाए, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा जो है थोड़ा बहुत इकोलॉजिकल कैरेक्टर दैट इज कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। सो अभी जो है हमें कुछ कंजर्वेशन मेथड लाने चाहिए, ठीक है। इस टाइप के जो वेटलैंड्स है इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो लोथक इन मणिपुर एंड केवलादेव नेशनल पार्क इन राजस्थान, तो जो ये दो है लिस्ट में है। एंड चिलिका जो था पहले लिस्ट में था, अभी जो है उससे बाहर हो चुका है, ठीक है। उसकी जो इकोसिस्टम है वो बेहतर होने की वजह से अभी उसको लिस्ट से बाहर कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया रामसर कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में। अब है साइटीज, ठीक है, जिसको हम वॉशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो वो है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीशीज ऑफ अ वाइड फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा, इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड जो है मेजरली डील करता है। इसको भी अडॉप्ट किया गया था इन IUCN 1963 एंड सेक्रेटेरिएट UNEP के अंडर में ही इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ठीक है। और ये जो है मेजरली इट डज नॉट डायरेक्टली प्रोटेक्ट द इंडेंजर स्पीशीज बट इट यूज टू प्रोटेक्ट इंडेंजर स्पीशीज बाय reducing the incentives of a trade both animal as well as a plant, ठीक है। लीगली बाइंडिंग है एंड हाउएवर इट डजंट रिप्लेस एनी टाइप ऑफ इंडियन लॉ, ठीक है। इसमें 3 अपेंडिसेस आते हैं जहाँ पे सबसे पहला है कि थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है, उस टाइप के प्रीशीज को रखा जाता है। बाद में है करंटली नॉट थ्रेटन पर इन फ्यूचर वो ट्रेड मतलब इन फ्यूचर जो है वो ट्रेड थ्रू जो है थ्रेटन हो सकती है, उन प्रीशीज को रखा जाता है। थर्ड अपेंडिक्स में रखा जाता है कंट्रीज आस्क अदर कंट्रीज टू हेल्प, ठीक है। तो ये हो गया साइटीज के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रैफिक, ठीक है। तो ट्रैफिक क्या है, एक ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। ये एक NGO है, ये बात याद रखो, कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट एज वेल एज द साइटीज। मेजरली डील करेंगे वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल, ठीक है। और WWF दैट इज वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर एंड IUCN, सॉरी, ये इन दोनों के साथ भी वर्क करती है, ठीक है। ये बात याद रखो। उसके बाद है बॉर्न कन्वेंशन, ठीक है। बॉर्न कन्वेंशन मेनली डील करता है माइग्रेटरी स्पीशीज रिलेटेड, ठीक है। ये एक ऐसा इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज है, ठीक है, जो मेनली माइग्रेटरी जो भी स्पीशीज होती है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है या उनको कंजर्व करने के लिए जो है इस कन्वेंशन को फॉर्म किया गया है, ठीक है। ये अगर देखा जाए बॉर्न कन्वेंशन इट ऑल्सो कम अंडर द सेक्रेटरीट जो प्रोवाइड किया जाता है बाय UNEP। बाद में है IUCN, जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना IUCN, ठीक है। तो IUCN क्या होता है, IUCN एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली वर्क करती है टू कंजर्व द नेचर एंड फॉर द सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। ओल्डेस्ट इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ अ UN, ये भी याद रखो, ठीक है, बट इट हैज सर्टन ऑब्जर्वर स्टेटस बाय UN एंड इट ऑल्सो ये जो है IUCN इनके जो एफर्ट्स से ना यूनाइटेड नेशन सॉरी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, WWF एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन फॉर मॉनिटरिंग सेंटर इसका भी स्टेब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है। हेडक्वार्टर देखा जाए स्विट्जरलैंड में है। तो ये बात याद रखना रिलेटेड टू IUCN। अब देखते हैं कुछ हजार्डस मटेरियल रिलेटेड मेजर्स। तो सबसे पहला है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन अ POP दैट इज पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ठीक है। एंड ये UNEP के अंडर में आता है। यहाँ पे जो भी केमिकल्स मतलब जो भी पोल्यूटेंट कवर किए जाते हैं ना वो बहुत टाइम तक जो है एटमॉस्फेयर में रहते हैं, ठीक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड मेनली वो अक्यूमुलेट करते हैं फैटी टिश्यूज को एज वेल एज दे एक्ट एज अ टॉक्सिक कंपोनेंट इन नेचर, ठीक है। यहाँ पे पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्रियल केमिकल एज वेल एज कुछ बाय प्रोडक्ट केमिकल्स को भी जो है कंसिडर किया गया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे DDT वगैरह एड्रीन, ठीक है, इस टाइप के जो है कुछ पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहाँ पे कवर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना, डर्टी डजन, ठीक है। डर्टी डजन मतलब ऐसे 12 सब्सटेंसेस जो मेनली हम बोल सकते हैं पर्सिस्टेंट और पोल्यूटेंट है। और पहले तो 12 थे पर अभी इसको जो है 30
हो गए हैं, ठीक है, मोर नंबर ऑफ पोल्यूटेंट हैज बीन एडेड। उसके बाद है बेसेल कन्वेंशन, ठीक है, बेसेल कन्वेंशन मेनली डील करता है कि वो कंट्रोल करे ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ अ हजार्डस वेस्ट एंड एज वेल एज देयर डिस्पोजल, ठीक है। उसके बाद है रोटरडैम कन्वेंशन, यूएन ट्रीटी है, ठीक है, ये मेनली कन्वेंशन है ऑन अ प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए फॉर अ फॉर सर्टन हजार्डस केमिकल एज वेल एज अ पेस्टिसाइड इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, तो ये एक हो गया। और उसके बाद है मियामाटा कन्वेंशन जो मर्क्यूरी रिलेटेड है, ठीक है, ये बात याद रखो। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, एटमॉस्फेयर रिलेटेड देखा जाए तो सबसे पहला है वियना कन्वेंशन, ठीक है। वियना कन्वेंशन बेसिकली डील करता है कि मतलब हम बोल सकते हैं कि ऐसा इंटरनेशनल एफर्ट है जो मेनली इनका एम है कि वो प्रोटेक्ट करे ओजोन लेयर को, ठीक है। एंड ये ना वाइडली रेटिफाइड ट्रीटी है, ठीक है, और ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, एक मल्टी लैटरल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, ठीक है। और क्या है ये जो वियना कन्वेंशन आया था ना, उस टाइम पे याद रखो, उस टाइम पे CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री में। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, वो कहीं ना कहीं ओजोन लेयर को डिप्लीट करने को जो है कंट्रीब्यूट करता था, एंड दस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया, ठीक है, जहाँ पे डिसाइड किया गया है कि ये जो है CFC को फेज आउट किया जाए और उसके जगह HFC को जो है हमको यूज करना चाहिए, ठीक है। पर बाद में क्या हुआ, फिर से एक किगाली एग्रीमेंट आया, ठीक है। किगाली एग्रीमेंट क्या है, जैसे यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, CFC को जो है फेज आउट करने का सोचा था, ठीक है, और उसके जगह HFC को यूज करना, और किगाली में क्या क्या आ गया कि फेज आउट करो HFC को, ठीक है। और एक बात याद रखो, जैसे कि HFC, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ये सारे जो गैसेस है ना, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आते हैं, और पर ये जो है गैसेस पेरिस एग्रीमेंट में कवर की गई नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया किगाली एग्रीमेंट के बारे में। दैट्स इट फॉर द वीडियो, हमने ऑलमोस्ट सारे कन्वेंशन को जो है डिस्कस कर लिया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।